हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 9। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के बारे में। जैसा कि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसके लिए हम लोगों ने बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर का नियम पढ़ करके कई व्यंजक प्राप्त किए हैं अलग अलग चालकों के लिए। तो कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, कोई सीधा चालक तार है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, या प्रणालिका है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, टोरॉइड है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये व्यंजक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र अभी हमने बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र चाहे जिस कारण से उत्पन्न हो, चाहे वो चुंबक के चारों ओर उत्पन्न किया गया हो, चाहे किसी धारावाही चालक के चारों उत्पन्न किया गया हो, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश या आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई चालक तार है, ये उसमें धारा प्रवाहित हो रही आई, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये तो हम ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है जिसकी दूरी है r, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान तो कुछ होगा, तो मान लेते चुंबकीय क्षेत्र का मान है b। उसकी डायरेक्शन भी हम लोग निकाल चुके हैं दाहिने हाथ के हथेली के नियम से। इसके लिए धारा की दिशा में उठा और उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसे जब रखेंगे उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, और धारा की दिशा में उठा रखेंगे तो तल के लंबवत जो दिशा होगी, हथेली के तल के लंबवत जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी। यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। अगर यही बिंदु अगर इधर ले लेते हैं, ये बिंदु अगर इधर ले लें तो देखो स्थिर यहाँ पर तल के लंबवत बाहर तरफ, यानी अंगूठा धारा दिशा में रखना है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु पर उंगलियां रखें तो तल हथेली के लंबवत जो दिशा होगी, इसका मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कैसा होगा, बाहर की तरफ। तो अलग अलग जगह अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा जाता है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है ये कि अगर आवेश हम यहाँ रख देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई बल कार्य नहीं करता है। लेकिन अगर यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र जहां पर उत्पन्न हुआ है और वहां पर अगर कोई आवेश गति करने लगे v वेग से, कोई आवेश है v वेग से गति करने लगे तो इस पर एक बल कार्य करता है। तो जब गति इधर तरफ जब चलने लगता है, नहीं चला इधर तरफ है और चलता वो इधर है, यानी इसको आवेश को भेजना चाहते हैं इधर, लेकिन चूंकि चुंबकीय क्षेत्र होने का इस पर बल लगता है और बल के कारण उसका पथ जो है वो पहले से जो चलने की शुरुआत थी जिस दिशा में उससे अलग हो जाती है, यानी इसको भेज रहा है इधर और चला जाता है इधर। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कण है उसकी दिशा तभी बदलती है गति की जब उस पर कोई बल कार्य करता है। इससे पता चल रहा है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश चलता है तो उस पर बल कार्य करता है, और जब आवेश रखा होता है यानी स्थिर होता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो चूंकि बल किसके कारण उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इसलिए इस बल को कहा जाता है चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। और ये तभी कार्य करता है जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको ध्यान रखना है, गतिमान आवेश पर बल। अगर गति नहीं करेगा तो कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। वैद्युत क्षेत्र में अगर आवेश चाहे चल रहा हो और चाहे स्थिर हो, उस पर बल कार्य करता है, जिसका मान हम लोग जानते हैं Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर वैद्युत क्षेत्र अगर E है और आवेश है Q, तो F = QE। ये कब होता है, जब वैद्युत क्षेत्र हो, ठीक है ना।
और वैद्युत क्षेत्र में आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गति कर रहा हो, दोनों स्थितियों में उस पर बल कार्य करता है और उस बल की दिशा जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। जैसे अगर हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक है ना, और ये आवेश का इधर तरफ चल रहा है v वेग से, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये, ठीक है ना। लेकिन अगर रुका हुआ है तब भी उस पर बल कार्य करेगा और चल रहा है तब भी उस पर इतना ही बल कार्य करेगा। क्लियर हो रही है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, अगर आवेश रुका है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा और जब आवेश चलेगा तभी उस पर बल कार्य करेगा। अब बात आती है कि कितना बल कार्य करेगा। तो ये भी प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर जो बल का जो मान है चुंबकीय क्षेत्र में, उसको हम लोग लेते हैं फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड यानी एफएम, उसका मान डिपेंड करता है आवेश पर। आवेश अगर ज्यादा होगा तो बल का मान ज्यादा होगा। डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बल कार्य करेगा। और डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र पर गति करने वाले आवेश के वेग पर। यानी वेग अगर ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय बल का मान ज्यादा होगा। और चौथी बात और है कि वो जो डिपेंड करता है वो साइन थीटा पर भी डिपेंड करता है। और जहां पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है V तथा B के बीच कोण है ये। B तथा B यानी जैसे मान लेते हैं अगर B इस तरफ है और इस तरफ है V, तो यहां पर जो कोण होगा यानी वेग इस तरफ है और B इस तरफ है, तो बीच का कोण अगर थीटा है तो वो थीटा पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि किस दिशा में गति कर रहा है जो आवेश हमारा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर इस चीज को मिला देते हैं तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, F बराबर QVB साइन थीटा। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला ही कहलाता है किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान इतना होगा, F बराबर QVB साइन थीटा। बात क्लियर हो रही है। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल की, और उसका सूत्र भी हम लोग लिख लेंगे। बात क्लियर हो गई। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। पहले एक बार बता देते हैं, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर होता है या गतिमान होता है तो उस पर सदैव बल कार्य करता है और उसका मान F बराबर QE के बराबर होता है। ये ठीक है। और जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर होता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। जैसे यहाँ पर रुका हुआ है, नहीं यहाँ पर वेग क्या है, 0 है, तो कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर वही आवेश अगर चलने लगे चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर बल कार्य करता है। बल की दिशा, भाई अगर बल कार्य करता है तो बल की दिशा भी एक तरह हमको देखनी है। तो बल की दिशा हम लोग ज्ञात करने के हमारे पास 2 नियम हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फ्लेमिंग बायात का नियम और दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। जबकि एक हम लोग पढ़ चुके हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए यूज करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे दाहिने हाथ के हथेली नंबर 2, जो कि आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे हम ये सब पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि लॉरेंज बल क्या होता है। जनरली अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल कार्य करता है उसको लॉरेंज बल कहते हैं। लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। ठीक है। तो क्या अंतर है लॉरेंज बल और चुंबकीय बल में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और उसके बाद फिर कुछ आंकिक प्रश्नों को भी किया जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, जो चुंबकीय बल होता क्या है। तो इस परिभाषा लिखेंगे, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य
करता है जिसे बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, इसको चुंबकीय बल का, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा है इसलिए हमको उसको चुंबकीय बल कहते हैं। मान कितना होता है तो इसमें लिखिए QEB sin थीटा का कोई डेरिवेशन नहीं है, इसको डायरेक्ट आपको लिखना है। ये प्रैक्टिकली इसको देखा गया है, किस बात पर डिपेंड करता है उसी आधार पर इसका फार्मूला बनाया गया है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो थोड़ी इसकी भाषा लिख लीजिए कि यदि प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए वेग v से गति करता है, तो उस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल F लिख दे चुंबकीय बल को, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। इतना बल कार्य करता है। इससे पता चल रहा है कि बल का मान QVB पर तो डिपेंड करता ही है, साथ में इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाते हुए गति कर रहा है। ठीक है, अगर इसको वेक्टर रूप में अगर लिखना चाहें, इसका जो वेक्टर रूप है वो क्या होगा, जो कि साइन लगा है तो इसका वेक्टर रूप क्या लिखा जा सकता है, FM वेक्टर इज इक्वल टू Q, चूंकि तो अदिश राशि है और वेग ये सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी सदिश राशि है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर वेक्टर रूप लिखने के लिए आए तो हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, यानी V क्रॉस B। अब देखिए इसकी तरफ दिशा क्या होगी इसकी। अब ये जानते हैं, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर A क्रॉस B, देखो इधर A क्रॉस B अगर वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होता है, A क्रॉस B की जो दिशा होती है किस दिशा में होती है। ये हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है वेक्टर के बारे में, कि जैसे अगर हम ये कह दें कि इधर तरफ A है और ये वेक्टर है और ये B वेक्टर है और इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, कैसे निकालते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग दक्षिणावर्ती पेच का नियम यूज करते हैं। पेच का नियम यूज करने का क्या तरीका होता है कि जैसे अगर हम जहां पर दोनों वेक्टर ये मिल रहे हैं, ये उस जगह इस पेचकस जो होता है, पेच कसने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू ड्राइवर, उसको इस यहाँ पर रखो जहां दोनों टेल मिल रहे हैं दोनों वेक्टरों के, और उसको अगर A क्रॉस B कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको हमको किधर तरफ घुमाना है, A से B की ओर। A क्रॉस B कर रहे हैं तो A से B की ओर, और B क्रॉस A कर रहे हैं तो B से A की ओर। ठीक है, A क्रॉस B की दिशा निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको यहाँ पर पेचकस को रखिए और A से B की ओर घुमाना है। यानी उसको कैसे घुमाएंगे हम, इस पेचकस को A से ऐसे दिख रहा है, इसको हमको इस डायरेक्शन में घुमाना है ऐसे। तो अब देखो ऐसे जब घुमाएंगे तो पेंच किस डायरेक्शन में चलेगा, अगर यहाँ पेंच लगा हो और उस पेचकस से उसको घुमाया जाए तो इसको इस डायरेक्शन में घुमाएं, A से B की ओर, यानी ऐसे घुमाना है ऐसे। तो किस डायरेक्शन में चलेगा पेंच, ये तो खुलेगा यानी बाहर आएगा, और बाहर आएगा इसका मतलब चुंबकीय दिशा कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है ना। अगर यही अगर B क्रॉस A निकालना होता तो B से A की ओर घुमाते ऐसे, तो पेचकस जब इधर घुमाते तो पेच किस डायरेक्शन में जाता, कसने वाले डायरेक्शन जाता तो पेच अंदर तरफ धंसता है। तो अंदर तरफ जिस दिशा में पेच जाएगा
स्क्रू ड्राइवर घुमाने पर उस दिशा में A क्रॉस B या B क्रॉस A की दिशा होती है। अगर A क्रॉस B कर रहे हैं तो A से B की ओर घुमाना है, ऐसे यहाँ रख करके A से B की ओर घुमाए ऐसे, तो ये पेंच किधर तरफ आएगा, बाहर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ हो जाएगी। और अगर B से A कर रहे हैं तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाएंगे तो पेंच जो है कसेगा, यानी अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी, लेकिन होगी कैसी, A और B दोनों के लंबवत। ये तो हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है, B क्रॉस A अगर है, इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी FM की किस दिशा में होगी, V और B दोनों के लंबवत। जैसे यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है इसकी की जो दिशा जो होती है किस दिशा में होती है, A के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर, यानी A और B दोनों के लंबवत। तो इसका मतलब V और B दोनों के दिशा के लंबवत होता है उस पर लगने वाले बल की दिशा, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसमें कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझना है, इसमें बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं है, एक ही फार्मूला यहाँ पर आज पढ़ेंगे हम लोग, और इसको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो FM की जो दिशा होगी, यानी बल की जो दिशा होती है, FM की दिशा, FM मतलब चुंबकीय बल की दिशा किस तरफ होगी, V तथा B, V वेक्टर और B वेक्टर, और A क्रॉस B की दिशा क्या होती है, A और B दोनों के लंबवत। इसका मतलब V क्रॉस B की दिशा क्या होगी, V और B दोनों के लंबवत, ठीक है ना। अगर हम इसको भी अगर दिखा दें, ये कर लें V है और ये कर लें B है, तो इनके बीच का कोण अगर थीटा है, तो अगर ऐसे घुमा रहे हैं इसको, यानी V क्रॉस B करना है, तो इसका मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाएंगे तो किधर तरफ आएगा, पेंच बाहर की तरफ होगा, यानी इसमें जो बल लगेगा बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें इस स्थिति के हिसाब से जो है V क्रॉस B की डायरेक्शन तल के लंबवत बाहर तरफ होगी, ठीक है ना। अगर यही अगर V इधर लिख लें, B इधर लिख लें, तो उल्टा घुमाना पड़ेगा, उधर दिशा हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से निकालना, और हम 2 नियम अभी और पढ़ेंगे जो उससे बिल्कुल एकदम कहानी स्पष्ट हो जाएगी। तो पहले आप ये केवल ध्यान रखो भी यहाँ पर कि जो वेक्टरों के नियम के अनुसार दिशा क्या होती है, वो B और B दोनों के लंबवत। तो FM की दिशा V तथा B दोनों के लंबवत होती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दोनों के लंबवत होती है। अब क्लियर रही, अब क्लियर हो गई ना। A और V और B की जो दिशा होगी वो किसके लंबवत होगी, B और ये दोनों के लंबवत, और उसी दिशा में इस बल की दिशा भी होगी, ठीक है ना। तो बल की जो दिशा हम लोग लिखेंगे B और B दोनों के लंबवत, ठीक है। ये पॉइंट हमको याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि यदि ये कह देते हैं, यदि थीटा इक्वल टू अगर 0 है, थीटा इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है, जरा ध्यान दो। थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो जरा यहाँ रखो, थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 का मान 0, तो FM का मान भी 0 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। यदि अगर ये मान लेते हैं, यदि थीटा बराबर 0 है, तो थीटा बराबर 0 कब होगा, थीटा है क्या, थीटा क्या है, V और B के बीच का कोण है, V और B के बीच का कोण है। तो थीटा 0 होने का मतलब है कि B जिस दिशा में है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में हमारा जो आवेश है वो भी गति कर रहा है, यानी दोनों एक ही दिशा में, ठीक है ना। या फिर दूसरे कंडीशन लगा देते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र अगर इस दिशा में है और आवेश इस दिशा में चल रहा है, दोनों चीजें हैं, इस दिशा में अगर आवेश चलता है v वेग से, तब थीटा कितना होगा, तथा
थीटा बराबर अगर 180 है तो अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो थीटा कितना होगा 180। इस स्थिति में थीटा कितना होगा 180 होगा, और यहाँ पर क्या होगा थीटा 0 होगा। दोनों स्थितियों में देखना है। यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो एफएम का मान 0 होगा, और अगर थीटा 180 है तो एफएम का मान साइन 180 का मान यहाँ रखना पड़ेगा, तो साइन 180 का मान भी हमारा 0 होता है, तो एफएम का मान भी 0 हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल कार्य करता है, ठीक है ना। लेकिन देखो इस स्थिति में गति तो कर रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है या उसके विपरीत दिशा में गति करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, चाहे दिशा में कर रहा हो चाहे विपरीत दिशा में कर रहा हो, तो उस पर लगने वाला बल का मान जो है वो 0 होता है। आवेश चाहे जितना ज्यादा हो, चाहे जितने वेग से गति कर रहा हो, चाहे जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर गति करेगा आवेश तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्थात जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला बल 0 होता है, यानी कोई बल कार्य नहीं करता है। कार्य करने वाला बल 0 होता है। बात क्लियर हो गई? नोट कर लो उसको, फिर आगे और बताते हैं पॉइंट। नोट कर लिया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अगला जो पॉइंट इसी में लिखना है वो ये है, देखिए बल का मान इधर लिख देते हैं। सूत्र जो हमने लिखा है, जो चुंबकीय बल का सूत्र होता है वो QV sin थीटा, ये सूत्र हमने लिखा है। यदि अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले मान, यदि थीटा का मान 0 था या 180 था तो बल का मान 0 था। अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री अगर हो तो कितना बल कार्य करेगा, ठीक है। तो कितना बल कार्य करेगा, तो जरा देखो, तो एफएम का मान कितना हो जाएगा। यहां पर थीटा का 90 लगाओ तो कितना हो गया, एफएम बराबर हो जाएगा QVB sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एफएम का मान हो जाएगा QVB, यानी उस समय जो बल कार्य करता है वो सबसे अधिक बल होता है, क्योंकि sin 90 का मान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो उस समय बल भी सबसे ज्यादा कार्य करेगा। यानी कह सकते हैं कि जब थीटा 90 होने का मतलब है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत गति करता है, यानी ये कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री का, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है QVP। ये सबसे अधिकतम बल है, ठीक है ना भाई। साइन का मान सबसे अधिक 1 होता है, तो अब बाकी अगर कोई एंगल होगा तो उसके लिए यह का मान जो थोड़ा सा कम हो जाएगा। साइन 30 होगा तो हाफ हो जाएगा, साइन 45 होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो मतलब QVP से कम ही होगा, ये अधिकतम बल है। तो लिख सकते हैं कि जब अर्थात जब
आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल अधिकतम होता है। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि अगर यदि, अब देखो इसमें ये बता भी चुके शुरू में कि अगर वेग अगर 0 है, यानी स्थिर अवस्था में है, कोई आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में रुका हुआ है, तो ये v का मान अगर 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो F को कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब है कि अगर कोई आवेश अगर रुका हुआ है तो भी उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। लेकिन ये कंडीशन केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, वहां पर अगर आवेश अगर रुका हुआ है तब भी बल कार्य करता है। ठीक है ना। जबकि चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश रुका हुआ है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। जब गति करता है और गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर न हो करके किसी दूसरी दिशा में हो, समांतर न हो और किसी दिशा में हो, तो उस पर बल कार्य करेगा। और उसका मान हम लोग उस वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं, थीटा का मान लगा करके। ठीक है। तो अगर वेग अगर है नहीं है, अगर यदि वेग अगर 0 है, यानी स्थिर अवस्था में है, तो Fm का मान 0 आ जाएगा। अर्थात यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है मतलब गति नहीं कर रहा है, स्थिर है, तो उस पर कार्य करने वाला बल शून्य होता है, यानी कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो एफएम की जो दिशा है, एफएम की जो दिशा हम लोगों ने क्या अभी लिखी थी नंबर 1 पहले पॉइंट में, एफएम की दिशा क्या होती है? v तथा b दोनों के लंबवत। होती है। ये हम लोगों ने अभी फर्स्ट पॉइंट जो बनाया था उसमें लिखा था ये। ठीक है ना। दोनों के लंबवत हो गए। इसका मतलब अच्छे से मेरा देखो, अगर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, या चुंबकीय क्षेत्र क्या वेग मान लेते हैं, वेग अगर इस दिशा में है, यानी इस कंडीशन के हिसाब से क्या है, एफएम की जो दिशा होगी, एफएम की जो दिशा होती है वो बी के भी लंबवत और बी के भी लंबवत। इसका मतलब ये है। ठीक है ना। एफ की जो दिशा बी और बी दोनों के लंबवत होती है। बात क्लियर हो रही? तो इसका मतलब है कि अगर बल अगर इस वेग अगर इधर है तो चुंबकीय जो बल होता है वो इस दिशा में होगा ये के लिए ये बात हम लोग देख रहे हैं कि जो चुंबकीय बल की जो दिशा होती है बी के भी लंबवत होती है और बी के भी लंबवत होती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर वेग इस तरफ है तो बल किस तरफ होगा? उसके लंबवत। या तो इधर तरफ मान ले या ऊपर तरफ मान लो, इधर भी मान सकते हैं, ऊपर एफएम मान लो। तो उस स्थिति में क्या होगा? ये 90 डिग्री का होगा यहाँ। और चूंकि आप ये जानते हैं, हम लोग वृत्तीय में पढ़ चुके हैं, जो हम लोगों ने जो मोशन वाला जो चैप्टर है कक्षा 11 में पढ़ा, उसमें देखा कि जिस दिशा में वेग होता है कण का उसी दिशा में उसका विस्थापन भी होता है। तो अगर वेग इस दिशा में है तो उसका थोड़ा विस्थापन भी इस तरफ होगा। शुरुआत में विस्थापन होगा, बल लगने का भले उसकी डायरेक्शन थोड़ी बदल जाए, लेकिन शुरुआत में डायरेक्शन किस तरफ होगी? विस्थापन की, वेग की दिशा में। ये विस्थापन इस तरफ हो जाएगा और बल लग रहा है इस तरफ।
तब बल कितना होगा यहाँ, तब कोण कितना होगा, तब कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो कार्य कितना होगा, यानी ये जो बल, जो चुंबकीय बल लग रहा है वो आवेश पर कितना कार्य कर रहा है। तो कार्य कैसे निकालते हैं हम लोग, W बराबर होता है F डॉट ds होता है, या इसको हम लिख देते हैं F ds cos थीटा सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि थीटा यहाँ पर कितना है, विस्थापन और बल के बीच में कितना हो जाएगा, FM अगर लिख लेते हैं तो ये तो FM ds cos 90 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री है ना ds और FM के बीच में, तो कार्य कितना हो गया, cos 90 जीरो होता है तो कार्य भी जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है हमको इस कंडीशन से कि जो चुंबकीय बल है उसके द्वारा जो आवेश पर किया गया कार्य है वो शून्य होता है हमेशा। समझ में आ रहा है। तो इसको एक लाइन में हम लोग इस भाषा को लिख भी लेंगे। क्या लिखा जाएगा, लिखो जरा इसमें, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। यानी इसमें आप ध्यान रखना है कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो जो बल कार्य कर रहा है चुंबकीय बल, उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, विस्थापन तो होगा लेकिन जो कार्य होगा वो शून्य होता है। उसको हम लोग इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विस्थापन और बल के बीच का कोण 0 अंश है तो कार्य 0 आ जाएगा। और यही कारण है कि एक हम लोगों ने देखो एक पढ़ा है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा है ना एक। वो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, इसको नोट कर ले, बताएं। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या कहती है, इसको हम लोग कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये कक्षा 11 में पढ़ा गया है। और वो प्रमेय ये कहती है कि जो किया गया जो कार्य है, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। यानी जो किसी वस्तु पर अगर कार्य किया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके हिसाब से अभी हम लोग देखा कि कार्य यहाँ पर क्या है, शून्य है। जब कार्य अगर शून्य होगा, अभी हम लोग देखा ना कि इस पर कोई भी आवेश अगर चुंबकीय से गति करता है तो उस पर कार्य कितना हो रहा है, 0। जब कार्य 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 होगा। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरू में थी उतनी ही बनी रहेगी। ये डेल्टा के हमने इसलिए लिखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसका मतलब अगर W 0 है तो डेल्टा के 0 होगा, डेल्टा के 0 मतलब गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितनी है उतनी ही बनी रहेगी। ठीक है ना। और जब गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा, इसका मतलब जो फाइनल जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही फाइनल यानी अंतिम भी रहेगी, यानी बीच में कोई चेंज नहीं होगा। और ये सूत्र हम लोग पता है कि जब कोई गति करता है तो उसका द्रव्यमान बदलता नहीं। गतिज ऊर्जा सूत्र तो हमारे पास ये है, 12 mv² होता है। इनिशियल वेग इज इक्वल टू 1/2 m फाइनल वेग, जो हो जाएगा। अब यहां से ये बात तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि द्रव्यमान चेंज होना नहीं है। अगर इससे क्या पता चल रहा है कि v इनिशियल, ये I लिखा है, ये इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल।
इसका मतलब इससे ये क्या सिद्ध हो गया कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी जो चाल है वो चेंज नहीं होगी। जितनी शुरू में चाल होगी उतनी ही आखिरी में चाल होगी, चाल में कोई चेंज नहीं आएगा। हाफ एम डी स्क्वायर, ये v क्या है, चाल है कण की, आवेशित कण की। इसका मतलब है कि इसका जो वेग होता है वो वेग नहीं कहेंगे उसको, वेग का जो परिमाण होता है वेग का जो परिमाण होता है वो नियत रहता है, इसको लोग चाल कहते हैं। यानी इसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी और बल लग ही रहा है। और ये हम लोग जानते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उस पर एक त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है। ये लोग न्यूटन के विषय के नियम में पढ़ चुके हैं कि जब किसी पर बल लगाया जाएगा तो उस पर त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब है कि त्वरण उत्पन्न होगा तो वेग परिवर्तन होगा। अब वेग परिवर्तन तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है, बल लगेगा तो त्वरण भी उत्पन्न होगा और त्वरण उत्पन्न होगा तो वेग परिवर्तन भी होगा। और यहाँ से अभी हम लोग देखा कि उसकी चाल तो बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब अगर वेग परिवर्तन अगर हो रहा है तो किस तरीके से होगा, वेग दो तरीके से बदला जा सकता है, तो इसका परिमाण चेंज हो या तो उसकी दिशा चेंज हो। तो इसका मतलब है कि जब परिमाण नियत है तो क्या चेंज होगी, केवल उसकी दिशा, ठीक है ना। तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका वेग का परिमाण नहीं बदलता है, बात समझ रहे हैं, केवल उसकी दिशा बदलती रहती है, बात समझ में आ रहा है। और इस कारण से उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। ये डिस्कस हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन उसकी बात को जरा यहाँ से क्लियर कर लो कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है ना। तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके वेग का जो परिमाण है वो नियत रहता है, केवल उसकी चाल बदलती है, ठीक है ना। और चाल बदलने के कारण और ये भी होता है कि जो बल कार्य करता है वो सदैव वेग की दिशा के लंबवत होने के कारण उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। ये हम लोग वृत्तीय गति वाले लेसन में कक्षा 11 में पढ़ा है हम लोगों ने कि जब भी कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उस पर बल तो कार्य करता है जिसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं, और वेग जो होता है वो उस बल की दिशा के लंबवत होता है, जिसके कारण उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। हम लोग पढ़ा है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू करना है। तो फिलहाल हमको केवल ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर उसके वेग के परिमाण पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, केवल उसकी दिशा बदलेगी, ठीक है। इसके केवल दिमाग बैठा लीजिए। अभी इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पढ़ा जाएगा कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा, तो वहां पर ये बात क्लियर होगी। ये वीडियो हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे इसके। तो इतनी बात का समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो चुंबकीय बल की जो दिशा है उसकी दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए दो नियम और पढ़ ले हम लोग। तो हेडिंग लगा लीजिए, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा निम्नलिखित दो नियमों से ज्ञात की जाती है। कौन से दो नियम है? पहला नियम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। देखिए इस चैप्टर में दाएं बाएं हाथों का बहुत यूज करना है, तो ध्यान रखना है कौन से हाथ का यूज करने हैं इस नियम के। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये रूल है कैसा? अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है उसमें हमको क्या करना है, बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दो उंगलियां, पास की कौन सी दो उंगलियां, एक जिसको हम लोग कहते हैं तर्जनी उंगली या फोर फिंगर, और ये जो होती है इसको मध्यमा उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर, और ये हो गया उसका थंब यानी अंगूठा। तो अंगूठा उसके पास की दो उंगलियां इस प्रकार रखते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत हो,
ठीक है। और यदि हम इस तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें और ये जो मध्यमा उंगली है इसको धारा की दिशा में रखें। अब चूंकि अब बात का समस्या आ गई, अभी हम बात किया था आवेश पर लगने वाले बल की बात, धारा कहां से आ गई, ठीक है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि धारा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा धन आवेश की दिशा में माना जाता है। तो जिस दिशा में धन आवेश चलेगा उसी दिशा में धारा की दिशा मानी जाएगी। तो ये जो उंगली है हमारी, जिसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं, या अगर धारा दी गई है किसी चालक तार में, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो वहां पर भी हम ये नियम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आवेश पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं, तब भी हम यहाँ पर यही वाला नियम यूज कर रहे हैं, क्योंकि धारा की दिशा हमेशा धन आवेश की दिशा मानी जाती है। तो अगर धनावेश अगर चल रहा है तो वो रखेंगे हम इस मध्यमा उंगली की दिशा में, ठीक है ना। तो ये धनावेश की चलने की दिशा हो गई या धारा की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये अपने सेट कर लेना है हमको। तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो दिशा उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। और समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग अगर चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे, पहले लिख लीजिए नियम, पहले इसको पहले नियम लिखवा देते हैं। नियम क्या लिखेंगे इसमें कि यदि दाहिने नहीं बाएं, यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दो अंगुलियों को परस्पर, यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार रखते हैं कि वे तीनों परस्पर लंबवत रहें। इस प्रकार सेट करेंगे, यदि बाएं हाथ के अंगूठे था उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार रखते हैं कि वे तीनों परस्पर लंबवत रहें, और यदि उसके आगे लंबवत रहे, और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर तथा मध्यमा उंगली धारा या धन आवेश की दिशा, उंगली धारा की दिशा में हूं, दिशा की ओर हो तो दिशा की ओर हो तो अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित
करता है। ये नियम है, एक बार नियम लोग पढ़ लें। यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार रखते हैं कि वे तीनों परस्पर लंबवत रहें, और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर तथा मध्यमा उंगली धारा की दिशा की ओर हो, तो अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो नियम हो गया, नियम को लगाना आना चाहिए। मैं कैसे लगाएंगे, देखो जैसे अगर हम ये कहते हैं ये अंगूठा हो गया और ये हमारी हो गई तर्जनी उंगली और ये हो गया मध्यमा उंगली। ठीक है, अब इसका जरा ये हमारा ये इधर तरफ ये हाथ है, ये जो अंगूठा है ये किस दिशा में होना चाहिए, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, अंगूठा। इसको ध्यान समझ लीजिए पहले, उसके बाद लगाना तो बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सी चीज किसको प्रदर्शित करती है। अंगूठा हो गया, ये हो गई हमारी तर्जनी उंगली, ये तर्जनी हो गई, और ये हो गई मध्यमा उंगली, मध्यमा हो गई ये। ठीक है, ये जो अंगूठा तो अपने आप सेट होगा, हमको रखना किस तरफ है, ये जो उंगली होती है किस तरफ रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है इसको। ठीक है, और ये जो मध्यमा उंगली है ये रखा जाता है धारा की दिशा में। धारा की दिशा कह लीजिए, धारा की दिशा में, या फिर धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश की गति की दिशा, जो भी उपलब्ध धारा का उपलब्ध धारा की दिशा में, और अगर धन आवेश उपलब्ध धन आवेश की गति की दिशा में रखेंगे तो अंगूठा जो बताएगा वो बल की दिशा को बताता है, ये अपने आप बल की दिशा की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल देख लो, जैसे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, यहां पर है चुंबकीय क्षेत्र, और कहीं यहां पर जो आवेश है प्लस क्यू वो इस दिशा में चल रहा है विवेक से, तो बताओ इस आवेश पर किस तरफ बल लगेगा। तो नियम लगाओ जरा, ये नियम कैसे लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पहले रखना है, ये वाली उंगली को, तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो गए, ये किस तरफ रखना है, जो दिशा में धनावेश चलता है, धनावेश की दिशा में चल रहा है ऊपर की ओर, ऐसे, तो बल किस दिशा में लगेगा, यहाँ पर तल के लंबवत अंदर की ओर, जो फोर्स होगा वो किस दिशा में होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर। समझ में आ रहा है, एक क्रॉस चिन्ह को हम लोग लंबवत दिशा को दिखाते हैं जो अंदर की तरफ होती है, चाहे वो बल की दिशा दिखा रहे हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहे हो, चाहे धारा की दिशा दिखा रहे हो, अगर क्रॉस लिखा है तो इसका मतलब वो बल की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हो सकती है अगर चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं, और ये अगर धारा दिखा है, धारा दिशा मतलब यहाँ पर समझो क्रॉस को, मतलब यहाँ पर ये लंबवत अंदर की जो दिशा होती है उसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ बल कैसे होगी, तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है ना, अंदर की ओर बल की दिशा होगी इसकी। और अगर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं ऐसे लगा हुआ है, अब यहाँ पर देखो क्रॉस कैसे दिखा रहे हैं, तल के लंबवत अंदर की ओर, तो और यहाँ कहा जाए जरा आवेश इस दिशा में चल रहा है प्लस क्यू आवेश, वेग v से, चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है b अंदर की तरफ, तो कैसे किधर तक बल लगेगा, ये रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, आवेश चल रहा है दाहिनी ओर प्लस क्यू आवेश, तो बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा बल। बात क्लियर हो रही है। तो इस प्रकार से अगर ये आ जाए प्रश्न की चुंबकीय क्षेत्र यहां पर लगा हुआ है, ध्यान दो जरा, चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं यहां पर ऐसे लगा है, और ये कहा जाए कि यहां पर धन आवेश नहीं, हम ऋण आवेश को चलाएंगे। भाई आप जो परिभाषा हम चुंबकीय बल लिखी थी वो केवल धनावेश के लिए लागू नहीं है, वो ऋण आवेश पर भी लागू है, यानी ऋण आवेश चलेगा तभी बल लगे, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं यहां पर आवेश जो प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू अगर आवेश चलता है v वेग से, तो बताओ किस तरह बल लगेगा।
तब किस दिशा में बल लगेगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा है वो क्या लिखा है, धन आवेश की गति की दिशा में मध्यमा उंगली को रखते हैं। लेकिन अब यहां पर आवेश आ गया प्लस माइनस का, तो कैसे बल निकालेंगे। तो चूंकि धन आवेश की गति की विपरीत दिशा जो होती है वो ऋण आवेश की दिशा होती है, ऐसा माना गया है। भाई धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा की दिशा मानी जाएगी। तो इसका मतलब है कि धन आवेश की दिशा होगी जो लेंगे हम उसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक दिशा मानी जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम ऋण आवेश इस दिशा में चल रहा है तो धारा की दिशा किस तरफ मानेंगे हम लोग, इसके अपोजिट, इस दिशा में, ठीक है ना। धन आवेश की दिशा किस तरफ हो गई, ऋण आवेश के विपरीत। तो इसका फिर आप लगाओ चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर तरफ, आवेश जो चल रहा है ऋण आवेश चल रहा है उस तरफ, लेकिन चूंकि धनावेश की दिशा क्या मानेंगे उसके विपरीत, तो इस दिशा में धनावेश की दिशा हमेशा इस वाली उंगली को धनावेश की दिशा में ही रखना है। आवेश यहाँ का ऋण का है तो उसके विपरीत दिशा में उसकी दिशा ले लेंगे, ठीक है। ऐसे रखेंगे तो बल किस दिशा में लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, दोनों के कारण हम दिशा का मान इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अगर हम ये चाहें कि नहीं हम आवेश की दिशा में ले तो तब भी निकाल सकते हैं। अगर आवेश की दिशा में रख देते हैं ऐसे तो बल ऊपर तरफ लगेगा, क्योंकि धन आवेश पर लगने वाला बल हो गया, ऋण आवेश है तो उसकी दिशा उल्टा कर दो तब भी निकाल लेंगे। जैसे आप निकालना चाहो उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू करके हम लोग किसी भी आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है उस पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नियम इसको नोट कर लें, फिर दूसरा नियम आपको बताते हैं। दूसरा नियम है हमारा नंबर 2, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ये कौन सा है, राइट हैंड रूल है, ये पाम रूल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये नियम क्या है, तो इस नियम को के लिए दाहिने हाथ का यूज करेंगे। दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाना है कि अंगूठा उंगलियों के लंबवत हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, दाहिने हाथ के हथेली को फैलाएं कि उंगलियों के लंबवत अंगूठा हो जाए ऐसे, ठीक है। ऐसे करके फैलाना है और ये जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर सेट करें, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर रखें उंगलियों को, अंगूठा रखें धारा की दिशा में, ठीक है ना। तो जो हथेली के तल के लंबवत जो दिशा होगी वो उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखो इसके पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए भी हम ये वाला नियम यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम नंबर 1 नंबर 2 की बात करते हैं। ये जो नंबर 1 था हमारा वो चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालने के लिए था और इसको हम लोग नंबर 2 लिख लो, नियम नंबर 2 से मतलब यहाँ पर नियम वही है, केवल लगाने का तरीका बदल गया है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लिए कैसे लगा रहे थे जरा ध्यान करो, तब भी हम ऐसे हाथ फैलाते थे, अंगूठा धारा की दिशा में ही रखते थे, तब भी जैसे अगर कोई मान लो चालक तार है यहाँ पर और कहा जाए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालो, तो कैसे निकालते थे हम लोग, धारा की दिशा में उठा रखते थे, उंगलियां रखते थे उस बिंदु की ओर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं ऐसे। तो तल के लंबवत हथेली के लंबवत जो दिशा होती थी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती थी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो जाएगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, अगर इधर ले लें ऐसे तो इधर तरफ बाहर तरफ हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हम लोग इसी नियम से ज्ञात कर लेते हैं, बस लगाने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, इसलिए नंबर 1 और नंबर 2 डाले गए हैं कि नंबर 2 की सहायता से हम ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस नियम को पहले हम लोग लिख लें, इसके बाद फिर हम बता देंगे कि कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं,
तो दूसरा नियम हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, दाहिने हाथ हथेली के नियम नंबर 2, यदि दाहिने हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगुलियों के लंबवत हो और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो तथा अंगूठा धारा की दिशा की ओर हो, तो हथेली के लंबवत बल की दिशा होती है। ये बताया दाहिने हाथ को फैलाएं, ये रखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, ये रखें धारा की दिशा में या धन आवेश की दिशा में, ठीक है ना, धन आवेश दिशा में चल रहा है, तो जो हथेली के लंबवत जो दिशा होगी, ठीक है, वो दिशा होती है उस पर लगने वाले बल। जैसे यहाँ पर भी लागू करें अगर हम, देखो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ लगा है तो चुंबकीय क्षेत्र सामने कर ले, धारा आवेश चला ऊपर, धारा आवेश की दिशा किस तरफ होगी, ऊपर की ओर, तो ऐसे रखना पड़ेगा, तो बल किस तरफ लगेगा, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो वहां पे देखो स्थिति वैसे ही आ रही है जैसे कि पहले वाले नियम लगाने से आ रही थी। यही चीज यहाँ पर भी है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कैसे, तल के लंबवत अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में तो उंगलियों को रख देंगे ऐसे, और ये रखना है धनावेश की दिशा में, धनावेश चला इस तरफ तो ऐसे रखना पड़ेगा, तो लंबवत दिशा कौन सी हो गई, ऊपर की ओर, इसका बल जो लगेगा ऊपर तरफ लग जाएगा। बात क्लियर हो रही। अब यही ऋण आवेश पर लागू करें अगर हम, तो ऋण आवेश चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ अंदर की तरफ, आवेश चल रहा ऋण आवेश इस दिशा में, तो ऋण आवेश की विपरीत दिशा में अंगूठा रखेंगे अगर ऋण आवेश है तो ऐसे, तो हथेली की लंबवत दिशा नीचे तरफ होगी, बल लगेगा नीचे की तरफ। तो हमारा कहने का मतलब है कि चाहे हथेली का नियम लगाएं और चाहे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लगाएं, दोनों में से कोई एक नियम लगा करके आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। जैसे अगर चित्र की सहायता से अगर देखें, जैसे मान कैसे हाथ रखेंगे हम लोग, ये हो गया अंगूठा और बाकी 4 उंगलियां इस प्रकार से फैलानी है ऐसे, ये हमारा हो गया हाथ, ये उंगलियां किस तरफ रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा किस तरफ रखना है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में या धन आवेश की दिशा में, एक ही मतलब है, धन आवेश की गति की दिशा में। तो जो तल के यहां पर हथेली की जो लंबवत दिशा होगी वो बताएगी बल, बल की दिशा कौन होगी, इसके हथेली के लंबवत, अगर ऐसे रखे हुए हैं तो हथेली लंबवत कौन दिशा होगी, जैसे अगर घुमा के ऐसे रखेंगे धारा की दिशा में तो बल बाहर तरफ हो जाएगा। तो ये तरीका लगा करके आप बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे लॉरेंज बल की, जो ने बताया कि लॉरेंज बल चुंबकीय बल होता तो है लेकिन एक कंडीशन है, तो क्या अंतर है लॉरेंज बल चुंबकीय बल में, यह अभी हम लोग जानेंगे। नोट कर लीजिए इसको। अभी तक हम लोग यही पढ़ते चले आ रहे हैं, 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है लॉरेंज के बल के बारे में। लॉरेंज बल एक चुंबकीय बल ही होता है और होता भी है, लेकिन एक कंडीशन उसमें हमको यहाँ पर लगा करके ही उसको परिभाषित करेंगे। तो कंडीशन क्या है, तो यदि लगा लीजिए पहले लॉरेंज बल, लॉरेंज बल लॉरेंज फोर्स, अब देखें अभी हम लोगों ने पढ़ा केवल चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर कोई अगर आवेश है Q, तो उस पर जो बल कार्य करता है उस बल का जो मान होता है QE। अगर विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश है तो उस पर जो बल कार्य करता है वो QE के बराबर होता है, आवेश चाहे रुका हुआ हो चाहे चल रहा हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र अगर है कहीं और वहां पर अगर आवेश अगर चलता है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र आवेश Q है वो इस दिशा में चल रहा है, रुका अगर आवेश है तब तो उस पर कोई बल कार्य ही नहीं करता है, हम लोगों ने पढ़ा है भी। अगर गति कर रहा है विवेग से
तो उस पर जो बल कार्य करता है उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लंबवत भी हो सकता है या तिरछा भी हो सकता है, इस दिशा में वेग गति कर सकता है, ऐसे समझ में आ रहा है। तो उस पर जो बल कार्य करता है, जिसको हम लोग यहाँ पर विद्युत बल को F लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग FM से लिख देते हैं, उसका मान अभी हम लोग पढ़ा है QVB sin थीटा, या इसको लिख सकते हैं QV क्रॉस B, लिख सकते हैं ना ऐसे, कि अगर विद्युत क्षेत्र है तो इतना बल कार्य करेगा। वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, इसको वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, V क्रॉस B। विद्युत बल में जो बल, विद्युत क्षेत्र में जो बल कार्य करता है वो होता है QE, और जो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल कार्य करता है वो होता है QV क्रॉस B। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो कहीं, तो इसका मतलब उस आवेश पर विद्युत बल भी कार्य करेगा और चुंबकीय बल भी कार्य करता है, ठीक है ना। और समझ में आ रही है, यानी जब कोई आवेश ऐसे स्थान पर गति करे जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तो उस पर लगने वाला जो विद्युत बल है और चुंबकीय बल है, उसका जो परिणामी बल होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। अब क्लियर हो गई। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे इसकी, जब आवेश ऐसे स्थान पर, जब आवेश एक ऐसे स्थान पर गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र E, आवेश प्लस Q मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जब कोई प्लस Q आवेश एक ऐसे स्थान पर गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों उपस्थित होते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लीजिए यहाँ, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, तो आवेश प्लस Q पर कार्य करने वाला विद्युत बल इसको हम लोग लिख रहे हैं Fe से, विद्युत बल Fe तथा चुंबकीय बल Fm का परिणामी बल लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल कहलाता है। इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू, यानी लॉरेंज बल बराबर क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल F बराबर Fe प्लस Fm, इसका परिणामी बल हम लोग ऐसे लिखेंगे। बात क्लियर हो रही। तो इसका मतलब है कि F का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, Fe का मान कितना है QE प्लस Fm का मान कितना है QV क्रॉस, या इसको लिख सकते हैं हम लोग Q कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ये लॉरेंज बल का सूत्र है।
लॉरेंज बल को चुंबकीय बल कह सकते हैं जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। भाई विद्युत क्षेत्र अगर नहीं होगा तो F ही जो कार्य कर रहा था वो नहीं कार्य करेगा, केवल चुंबकीय बल कार्य करेगा, तब भी हम उसको लॉरेंज बल कहेंगे। तो ये अंतर है। लॉरेंज बल का मतलब ये नहीं केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा तभी हम उसको लॉरेंज बल कहेंगे। अगर विद्युत बल भी कार्य कर रहा है तो भी वो लॉरेंज बल कहलाता है, ठीक है ना। अगर विद्युत बल नहीं है तो हम चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कह सकते हैं, ठीक है। ये अंतर है चुंबकीय बल और विद्युत बल। सो नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कुछ आंकिक प्रश्नों की। तो क्वेश्चन है हमारा, एक लंबे सीधे तार में 40 एम्पीयर की धारा बह रही है। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। जब नंबर 1 ये तार के, ये का मतलब इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है तो बल और का परिमाण और दिशा बतानी है। और ये इलेक्ट्रॉन तार की ओर गतिमान है तो बताना है बल और उसकी दिशा। और अगर दोनों स्थितियों के मतलब तार की दिशा में और तार की दिशा की ओर, दोनों की दिशा के लंबवत अगर दिशा में गतिमान हो तो कितना बल कार्य करेगा। तो 3 स्थितियों में बल का मान निकालना है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो ये बात हम मान लेंगे कि आपको जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो सारे आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, अभी हमने बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो तार में कह रहा है कि 40 एम्पीयर की धारा बह रही है। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसको गति कराना है। पहला पार्ट कह रहा है कितने वेग से गति कराना है, 10⁻6 मीटर के वेग से। यानी वेग का मान तो दे रखा है इसमें 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो पहले तो ये हम ज्ञात कर लें कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र होगा तभी बल कार्य करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लो। B बराबर, अब चूंकि लंबा सीधा तार है तो अनंत लंबाई वाला सूत्र लगाओ। अनंत लंबाई के कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, तो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं μ0/2 पाई I/r, ठीक है। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। उसको मीटर में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर यूज करेंगे। वैल्यू लगाओ, इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। I का मान है 40 और r का मान है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। B का मान आ गया 2 × 10⁻2 4 दूनी 8 हो गया। ये 8 गुणित 10⁻⁻5, 10⁻2 पर जाएगा +2 हो जाएगा, -7 पहले से, -5 बचे। इतने टेस्ला, इतना टेस्ला तो चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। ये बिंदु P अगर मान लेते हैं, इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब डायरेक्शन किस तरफ होगी चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, दाहिने हाथ कैथेली के नियम से निकालते हैं। जो नियम नंबर 1 हम लोगों ने पहले पढ़ा था पिछले वाले वीडियो। कैसे लगाएंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उस बिंदु की ओर रखना है इस उंगलियों को, और ये अंगूठा रखना है धारा की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा लगा होगा, देखो धारा की दिशा में अंगूठा हो गया, उंगलियां हुए चुंबकीय उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो हथेली के लंबवत, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा यहाँ पर B जो होगा कैसा होगा, लंबवत होगा, इसके तल के लंबवत। बात क्लियर हो रही है। यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसा यहाँ पर लगा होगा, एकदम लंबवत होगा चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से आप शो कर सकते हैं, नहीं तो आप ध्यान रखिए चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन कैसी है, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो दिशा क्या हो जाएगी, B की दिशा, B की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, ये दिशा होगा। कह रहा है पार्ट में
कि आवेश की दिशा में चल रहा है, धारा की दिशा में गतिमान है। तो धारा तो बह रही ऊपर की ओर, तो इसका मतलब इस दिशा में ही चल रहा है इलेक्ट्रॉन, इस वेग से v वेग से। तो बल की डायरेक्शन बतानी है, तो बल कैसे निकालेंगे हम लोग? बल F बराबर q v sin थीटा, ये सूत्र होता है। वैल्यू लगाओ इसमें। यहाँ q की जगह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखो यहाँ ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र है तल के लंबवत अंदर की ओर और चल रहा है ये आवेश ऊपर की तरफ, तो कितने से कोण हुआ ये यहाँ पर 90 डिग्री का, तो थीटा कितना होगा? 90 हो जाएगा। वैल्यू लगाओ, F इक्वल टू Q का मान लगा दो 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रखना पड़ेगा। v वेग है 10⁻⁶, b चुंबकीय क्षेत्र लोग निकाला है ऊपर 8 × 10⁻⁵। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 16 थे 128, 128 एक दशमलव हो जाएगा 12.8 गुणित 10 की घात, कितने बचेंगे? 10 की घात 6, 10 की घात -5, 10 की घात 1 बचा, 1 यहाँ प्लस का बचेगा, -19 -18, या इसको लिख सकते हैं 1.28 × 10⁻⁻17। इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा। ठीक है, अब बल का मान तो निकाल लिया हम लोगों ने, दिशा किस तरफ होगी? कह रहा दिशा ही बताना है, तो दिशा फिर हम लोग दाहिने हाथ के हथेली का नियम लगाओ। अब नियम नंबर 2 लगाओ बल की दिशा निकालने में। अब कैसे लगाना पड़ेगा? उंगलियां कैसे रखते हैं अभी बताया था। हथेली के नियम को लगाने के लिए हथेली को इसका फैलाना है कि उंगलियां और अंगूठा ये दोनों परस्पर लंबवत हो जाए। उंगलियों को रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऊपर की ओर, इलेक्ट्रॉन को होता है ऋण आवेश, अंगूठा रखना है धन आवेश की दिशा में या धारा की दिशा में, तो धन आवेश की दिशा माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, यानी आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? इलेक्ट्रॉन चलता है ऊपर की ओर, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो उंगलियां रख देंगे। अब ये चूंकि धारा की दिशा में रखना है, धनावेश की दिशा में, धनावेश हमारा नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ चल रहा है तो धनावेश की दिशा चलेगा, इसके उल्टा ऐसे, तो किस दिशा में बल लगेगा? बाहर की तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र का जो बल लग रहा है वो किस तरफ होगा? बाहर की ओर, यानी तार से दूर, तार से दूर बल लगेगा। तो दिशा क्या हो जाएगी आपकी? F की जो दिशा होगी वो तार से दूर होगी, तार से दूर इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट का आंसर तो परिमाण भी निकाल लिया हमने और उसकी दिशा भी निकाल ली। क्लियर हो गए? इसको नोट कर ले, फिर हम लोग उसको सेकंड पार्ट करते हैं। फिर अब उसमें सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बिल्कुल ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फर्स्ट पार्ट का ही मदद ले लेंगे। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे जरा ध्यान दो, सब कुछ यही है, केवल चित्र में चेंज कर देंगे। सेकंड पार्ट में क्या है देखो, चुंबकीय क्षेत्र तो वही है, क्योंकि धारा वही प्रवाहित हो रही है, उसी बिंदु पर निकालना है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो कह रहा है तार की ओर गतिमान, इलेक्ट्रॉन की दिशा में चल रहा है। चित्र आपको दोबारा मिटा करके बनाना पड़ेगा, यानी अलग चित्र बनाओ, मिटा करके तो काफी तो नहीं मिटेगा, लेकिन ये आपको सेकंड पार्ट में अलग चित्र दिखाओ बना करके। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर ही होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो इस दिशा में कह रहा चल रहा है, तार की ओर चल रहा है v वेग से, वेग वही है, वेग वही होगा, दूरी भी वही है, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही होगा। ठीक है ना, दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र की तल के लंबवत अंदर तरफ होगी, वो सब कुछ वही होगा। जब बल का मान निकालेंगे तो देखो, बल का मान निकालेंगे तो यहां पर भी थीटा का मान 90 होगा, और थीटा का मान 90, अगर यहाँ तो शो नहीं किया हमने, अगर चाहो तो दिखा दो, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब जब प्रश्न इसकी आती है, प्रश्न सेकंड पार्ट की, देखो आप भी देखो, बी और बी के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ है,
वेग इस तरफ है, अभी भी देखो कितने से कोण बन रहा है यहाँ 90 डिग्री का, तब भी सिचुएशन वही है, थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री ही रहेगा यहाँ, ठीक है। तो पूरा आंसर हमारा यही आ जाएगा, इतने न्यूटन, यानी बल उतना ही कार्य करेगा, चाहे वो तार की दिशा में चले और चाहे तार की ओर चले, ठीक है ना, क्योंकि थीटा उतना ही है, बाकी वेग और चुंबकीय क्षेत्र और आवेश वो तो है ही ऐसे, दिशा में अंतर आएगा, केवल दिशा में क्या अंतर आएगा। नियम लगाओ जरा अपना, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का थैली का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां रखेंगे, आवेश चल रहा है तार की ओर, और कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश होने के कारण जो अंगूठा रखें किस दिशा में रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, तो ऐसे रखना पड़ेगा, अंगूठा इस दिशा में रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र दिशा में उंगलियां रखे हमने, तल के लंबवत जो दिशा होगी, यानी जो बल की दिशा होगी कैसी होगी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होने का मतलब यहाँ पर यह है कि धारा की दिशा में ऐसा होगी, तो एफ की दिशा इस क्या हो जाएगी, केवल सेकंड पार्ट में केवल चेंज हो जाएगा, एफ की दिशा होगी तार में प्रवाहित धारा की दिशा में, बस ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। बात क्लियर हो गई, तो इस प्रकार से इसको नोट कर लेंगे सेकंड पार्ट में, बस दिशा का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट देखो कैसे किया जाएगा। थर्ड पार्ट करने के लिए इसमें फिर हम वेग चेंज क्या करना है इसमें, अब कह रहा है कि जो दो स्थितियां थी, ऊपर वाली की धारा की दिशा में गतिमान था, यानी ऊपर तरफ और इस तरफ, दोनों दिशा के लंबवत कौन सी दिशा होगी जरा बताओ। तार की दिशा के समांतर धारा की दिशा में अगर गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र तो लगा हुआ है अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो इसको चित्र को हम लोग एक बार बिगाड़ करके फिर देख लो जरा क्या स्थिति है। कह रहा है थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि ये उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत है, तो पहली दिशा हमारी कौन सी थी, तो पहली दिशा हमारी थी तार की दिशा, तार में प्रवाहित धारा की दिशा, पहली दिशा तो ये थी, दूसरी दिशा कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है, ये दूसरी दिशा थी हमारी, ये दो दिशाएं हो गई। अब इन दोनों दिशाओं के लंबवत कौन सी दिशा होगी बताओ। ये दिशा जो है ये ऊपर तरफ है, ये दिशा इस तरफ है, इन दोनों दिशाओं के लंबवत कौन सी दिशा होगी बताओ, इन दोनों दिशाओं के लंबवत कौन सी दिशा होगी, ये दिशा हम लेंगे ऐसे, लेंगे इस तरीके से, ये दिशा दोनों दिशाओं के लंबवत यही दिशा हो गया, तो ये दिशा में ले लो ऐसे, या तो अंदर दिशा ले लो, तभी दोनों दिशाओं के लंबवत दिशा मानी जाएगी। बात क्लियर हो रही है, तो इसका मतलब इस स्थिति में जो चेंज होगा, आप जरा देखो, अगर हम धारा ये जो आवेश की दिशा है वो ऐसे मान लें, तो चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है अंदर की ओर, आवेश चल रहा है बाहर की ओर, तो कितने अंश का कोण बनेगा चुंबकीय क्षेत्र और V के बीच में, भाई ये विपरीत दिशा हो गई चुंबकीय क्षेत्र के, विपरीत दिशा हो गई तो 180 अंश का कोण बना। और अगर हम लंबवत दिशा अंदर तरफ मानते हैं, क्योंकि दोनों तरफ मान सकते हैं, लंबवत मानना है, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगा। तो स्थिति क्या होगी थर्ड पार्ट में आपको केवल इतना चेंज करना है कि जो थीटा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो थीटा का जो मान आएगा वो या तो हम 0 अंश ले सकते हैं, 0 अंश क्यों, 0 अंश अगर बाहर तरफ लेते हैं तब तो 180 होगा, अंदर तरफ अगर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तब थीटा का मान 0 या 180 अंश, बाहर तरफ लेंगे उससे अंश हो जाएगा। तो F का मान कितना होगा, तो QVB साइन थीटा, तो साइन थीटा में 0 लगाओगे या 180 लगाओगे तो F का मान कितना आएगा 0, यानी बल का मान 0 आएगा। अब ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम ये तीनों पार्टों को कर सकते हैं। समझ में आ गई।
नोट कर लीजिए इसको। उसका अगला क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन है अगला हमारा, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक YH की दिशा में 2.6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.3 J कैप प्लस 0.4 K कैप टेस्ला आकाश में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया, उस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन गति करता है और उसकी डायरेक्शन है गति की YH की धन दिशा की ओर गति करता है। कितने वेग से? 2.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। तो अब देखिए, वेक्टर फॉर्म में जब वेग का मान या चुंबकीय मान दिया हो तो हम लोग सूत्र लगाएंगे इसमें सीधे से। F बराबर वेक्टर फॉर्म वाला सूत्र लगाओ, F बराबर QV क्रॉस V, ये वैल्यू लगाएगी यहाँ पर। जबकि आवेश का मान कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। और V का मान दे रखा है 2×10⁶। अब चूंकि x अक्ष YH की धन दिशा की ओर है तो YH की धन दिशा की ओर जो हम लोग लगाते हैं एकांक वेक्टर, वो क्या होता है? J कैप। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे J कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इसका दिशा भी शामिल हो गई इसमें। और B का मान तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है वेक्टर फॉर्म में 0.3 J कैप प्लस 0.4 K कैप। तो बताना है बल का मान, तो ये वैल्यू यहाँ पर लगा दो। वैल्यू लगाने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, जो कक्षा 11 वेक्टर में पढ़ा है हम लोगों ने। तो F का मान कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो Q का मान हो गया। यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग? V का मान लगाओ। तो V का मान है 2 इंटू, ये देखिए इंटू का चिन्ह है, क्रॉस नहीं है ये। अब J, अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस ये लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉस दोनों देखिए अंतर दिखाई पड़े हमको, इंटू क्रॉस, क्योंकि संख्या ऐसी दी गई है इसलिए वहां पर भी गुणक चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये है क्रॉस। ठीक है, उसके बाद B का मान कितना है? 0.3 J प्लस 0.4 K। ये वैल्यू है इसकी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है? दो तरीके हैं, या तो सीधे, चूंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही केवल एकांक वेक्टर है इसलिए सीधे करा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं तो फिर मैट्रिक्स विधि से जो कक्षा 11 में पढ़ा उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप कर पाए। ठीक है ना, वेक्टर इतना तो आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट कराना। तो देखिए, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझो जरा इसको कैसे कराएंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका जरा क्रॉस प्रोडक्ट कराओ तो क्या लिखा जाएगा? इसका फिर नंबरों को गुणा हो जाएगा। 0.3 0.22 कितना हो गया? 0.6 इंटू 10⁻6। ठीक है ना, J और क्रॉस, यहां पर क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस J, क्रॉस J, ये तो आएगा। ये नंबर ऑफ गुणा हो गया J क्रॉस J, जब अंदर मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में तो ये लिखा जाएगा, प्लस इसका जरा इसमें मल्टीप्लाई करा दो 0.8 इंटू 10⁻6 और यहाँ जाएगा J और K, बीच में क्रॉस लगेगा यहाँ पर। ये अलग हमने इसलिए दिखाया था आपको, इंटू में और उसमें क्रॉस में अंतर दिखाई पड़े। ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ये तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है और क्रॉस ये हमने रेड कलर से दिखाया है। ठीक है, अब जरा सॉल्व करो इसको। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 J क्रॉस J क्या होता है? J क्रॉस J की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। J क्रॉस J 0 करें, गुणा कराएंगे इसमें तो 0 प्लस 0.8 इंटू 10⁻6 और J क्रॉस K किसके बराबर होता है? I के बराबर। ये वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ा है कि नहीं? ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि J क्रॉस J ये होता है 0 और J क्रॉस K ये होता है I वेक्टर की बराबर। ये वेक्टर वाले में आप इसको रिवाइज कर लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। अब इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 16 ×
128 यानी 1.28 इंटू 10⁻13 न्यूटन, और ये आई कैप भी शामिल है इसमें। कितने न्यूटन का बल लगेगा? तो परिमाण इसका हो जाएगा कितना, यानी बल का जो परिमाण होगा कितना हो जाएगा? बल का जो परिमाण आएगा, बल का परिमाण होगा 1.28 इंटू 10⁻13, और दिशा क्या होगी इसकी? दिशा तो हम लोग देख सकते हैं। दिशा क्या है इसकी? आई कैप लगा है। आई कैप की दिशा क्या बताती है? एक्स अक्ष की दिशा। यदि एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर होता है कैप, तो बल की दिशा क्या हो जाएगी? दिशा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष की दिशा। तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको आप बीच में रोक करके भी देख सकते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।